हेलो स्टूडेंट। आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज का पार्ट फोर्थ लेके आए हैं। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड पार्ट थर्ड आपका हो चुका है। जो भी स्टूडेंट पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड थर्ड नहीं देखे हैं वो उदित फार्मेसी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं, वहां वो लेक्चर अपलोडेड है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड एंड थर्ड आप जरूर देखिएगा, फिर आप मूव करिएगा पार्ट फोर्थ पे। ठीक है, तो आज हम पार्ट फोर्थ में क्या सीखने वाले हैं, उससे पहले जानना ये जरूरी है कि पार्ट थर्ड में कहाँ तक हो चुका था। ठीक है, तो आइए देखते हैं पार्ट थर्ड में कहाँ तक हो चुका था। जैसा कि आपको पता है, चैप्टर फर्स्ट के जितने भी एमसीक्यू थे, जितने भी टॉपिक्स थे, वो सारे आपके कवर हो चुके हैं पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट थे, आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, कहाँ तक हो गया था? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आपका कवर हो चुका था, एरर हो गया था, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, इम्प्योरिटी, लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, हैवी मेटल्स एंड आर्सेनिक। जी हाँ, ये सारे टॉपिक्स आपके कवर हो चुके थे पार्ट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में। ठीक है, लेकिन एक टॉपिक आपका बचा रह गया था। सोचिए क्या टॉपिक था? वो टॉपिक था आपका सिग्निफिकेंट फिगर। जी हाँ, सिग्निफिकेंट फिगर आपका बचा रह गया था। हम बोले थे जब भी आपका कंबाइंड एमसीक्यू लेके आएंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट का, उस समय हम आपको सिग्निफिकेंट फिगर जरूर कराएंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर आज के इस लेक्चर में आपको बताने वाले हैं कि क्या है और इससे किस तरह के सिलेक्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, और बाकी जो चैप्टर्स हैं, बाकी जो टॉपिक्स हैं, उसका आज कंबाइंड एमसीक्यू लेके आए हैं। ठीक है, तो चैप्टर नंबर फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको खुद से एनालिसिस करने का सबसे अच्छा मौका है। ठीक है, तो पहले आप सिग्निफिकेंट फिगर को आप देखेंगे क्या होता है, उससे सिलेक्टेड जितने भी एमसीक्यू हैं उसको आप देखेंगे कैसे आ रहे हैं। उसके बाद जो कंबाइन एमसीक्यू हैं उसको आप खुद से सॉल्व करिएगा, जितने भी बताएंगे। अब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने सही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो मूव करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, आपको बताना है इनमें से, निम्नलिखित में से कौन सा हाईएस्ट नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर का। अब देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर का ये क्वेश्चन बताने से पहले सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, ये नंबर की बात कहाँ से कर रहा है, कहाँ से ये नंबर आया, ठीक है, इसके क्या रूल्स हैं, वो सब जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप मानते हैं कि फर्स्ट फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर रिवीजन नहीं किए होंगे तो ये सब चीजें माइंड से स्किप हो गई होंगी। ऐसे ही आप अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट को नहीं देखे होंगे तो भी आपके माइंड से निकल जाएगा, क्योंकि उसमें सारे लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, ठीक है, और आर्सेनिक सब कवर किए हैं। उसके प्रिंसिपल, थ्योरी सब याद करना बहुत टफ होता है अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो। ठीक है, तो उसको आप जरूर देखिएगा और मूव करते हैं सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है इसको जानने के लिए। ठीक है, तो क्या होता है सिग्निफिकेंट फिगर? देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर को जनरली हम हिंदी में सार्थक अंक कहते हैं। अगर आप इंटरमीडिएट में फिजिक्स पढ़े होंगे तो वहां पे ये चीज था, सार्थक अंक क्या होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, आल्सो नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट। इसको एक महत्वपूर्ण डिजिट कहा गया है, महत्वपूर्ण संख्या कहा गया है। ठीक है, देखिए क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर आर द डिजिट इन ए नंबर दैट कैरी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स प्रिसीजन। ठीक है, प्रिसीजन क्या होता है? शुद्धता, परिशुद्धता था नहीं, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, शुद्धता, परिशुद्धता। ठीक है, जो कि एक्यूरेसी हाईली प्योर होता है और प्रिसीजन उससे थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, अब यहाँ क्या कह रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर किसी डिजिट, किसी संख्या का वह नंबर, वह अंक होता है जो प्रिसीजन, परिशुद्धता के बारे में मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, मतलब सटीक जानकारी देता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर किसी संख्या का वो अंक होता है जो प्रिसीजन, परिशुद्धता के बारे में एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, सटीक जानकारी देता है। ठीक है, इसी के जरिए हम पता करते हैं कि हाँ, ये हमारा 73.3% क्या है, प्योर है, शुद्ध है। ठीक है, 99%, 74%, ये चीजें हम जो बोल रहे हैं इसको मेजर करने के लिए वो हम क्या, कौन सा टूल्स यूज करते हैं? उसको यूज करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर से। ठीक है, तो क्या रूल्स हैं, कैसे हम करते हैं, वो सारी चीजें आप आगे सीखेंगे। मैक्सिमम इसमें 4 रूल्स हैं, चारों रूल्स आपको जानना बहुत जरूरी है, उसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो क्या क्या रूल है? पहले, दे इंक्लूड ऑल नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं जहां पे जीरो नहीं आता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 जब कह रहे हैं तो उसमें जीरो आ रहा है। ठीक है, तो उस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। फिर 11 12 13, ये सब क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है, ऑल नॉन जीरो डिजिट, जिसमें जीरो ना आए। ठीक है, एनी जीरो बिटवीन सिग्निफिकेंट डिजिट। ठीक है, मतलब जीरो आए लेकिन सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में आए, जैसे 1002, देखिए बीच में आ रहा है, यहाँ पे डिजिट में नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है, ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, 3205, यहाँ पे ये जीरो क्या है, बीच में आ रहा है, तो ये भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, और क्या कह रहा है, एड एनी ट्रेलिंग ट्रेलिंग जीरो इन ए डेसिमल नंबर। ठीक है, एंड एनी ट्रेलिंग जीरो इन ए डेसिमल नंबर, मतलब
अगर डेसिमल नंबर के बाद में जीरो आए तो वो भी क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है। ठीक है, जैसे 0.0350, अब ये जीरो क्या है, ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, अब वो आगे कैसे क्या होगा वो आगे आप जरूर देखिएगा, सब कुछ बहुत अच्छे समझने वाले हैं। ठीक है, देखिए सिग्निफिकेंट फिगर, ये आप जरा सा एक चार्ट देख रहे होंगे, यहाँ पे तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा कि जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं, जैसे 3, 2, 5, 0, 6, 9, सर यहाँ जीरो लिख दिए, 1 मिनट। ठीक है, 3, 2, 5, 4, 2, ये सब क्या है, नॉन जीरो डिजिट है। अब इसमें पूछे कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप देखिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे कितने हैं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, आप कैसे पता पाए कि यहाँ पे कोई नॉन जीरो डिजिट है, कोई जीरो यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे 2, 3, 9, हम पूछिए कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप देखिए 1, 2, 3, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जीरो नहीं है। ठीक है, और लेते हैं एक, यहाँ पे कर देते हैं 3, 4, 0, 9। ठीक है, अब देखिए सिग्निफिकेंट जो नॉन जीरो डिजिट होता है उसके बीच में अगर जीरो आ रहा है तो वो भी क्या काउंट होगा, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होगा। यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1, 2, 3, 4, यहाँ पे 4 हैं। ठीक है, 2009, यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1, 2, 3, 4, 4 हैं। आई होप आपको दो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि सिग्निफिकेंट फिगर जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो होते हैं, और नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अब बचते हैं पॉइंट वाली चीजें। देखिए, अगर किसी नंबर में जैसे कोई डिजिट है ये G34, यहाँ पे जीरो आ रहा है। ठीक है, अब हम ये जीरो को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, ये जीरो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। जैसे हम पूछें कि 3400, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा, तो 34 मतलब 1, 2 होगा। ठीक है, ये जीरो को काउंट नहीं करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर से देखिए, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 9600। ठीक है, अब हम पूछे इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो आप देख रहे हैं 1, 2, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट है, यहाँ पे जीरो नहीं, लेकिन आप ये जीरो देख रहे हैं तो ये हमारा काउंट नहीं होगा, तो यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ये जीरो कब काउंट होगा, ध्यान दीजिए, अगर हमारा किसी भी डिजिट पे नॉन जीरो डिजिट के पहले पॉइंट लगा हो। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए नीचे, अगर हम यहाँ पे लिख दे 0.003400, अब आप देख रहे हैं, इसको भूल जाइए, ये 3400, अब ये भी काउंट होगा तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो होगा 4। ठीक है, ये जीरो काउंट नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है, तो डेसिमल के बाद जो जीरो होता है वहां पे क्या होगा, उसको सिग्निफिकेंट फिगर मानते हैं। ठीक है, जैसे 3400, ये जीरो जीरो भी यहाँ पे काउंट होगा अगर यहाँ डेसिमल लगा है। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा कि जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट आफ्टर डेसिमल बिफोर नॉन जीरो नंबर। ठीक है, नॉन जीरो नंबर के बाद जो पॉइंट लगा है तो इस जीरो को क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं मानेंगे, लेकिन ये जो जीरो है ये हमारा क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। लेकिन अगर नॉर्मल लिखा हुआ है, जैसे 3400 लिखा हो, तो ये जीरो को हम नहीं काउंट करेंगे, तो सिर्फ हमारा दो ही क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक होता है नॉन डिजिट नंबर, जो मतलब काउंट होता है 2, 3, 5, 6, 7, 8, इसमें पूछे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है तो आप काउंट करके इजीली बता सकते हैं। ठीक है, और दूसरा आता है कि अगर दो सिग्निफिकेंट मतलब दो नॉन डिजिट जीरो के बीच में अगर जीरो आ रहा है तो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा, फिगर होगा। जैसे अभी क्या बताया आपको, जैसे 2009, जी हाँ, ये आप देख रहे हैं 2009, तो ये जीरो जीरो किसके, नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है, तो इसमें कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तीसरा आपको बताया क्या कि अगर आपका जैसे 3400 है, तो 3400 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, दो होंगे। क्यों, क्योंकि अगर डेसिमल लगा है तब इस जीरो को काउंट करेंगे, और डेसिमल नहीं लगा है तो इस जीरो को काउंट नहीं करेंगे, ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। यहाँ पे दो ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, और अच्छे समझते हैं और आगे देखते हैं, आइए देखिए क्या कह रहा है रूल्स। जो अब पहले नॉन जीरो डिजिट, ये आपको समझ में आ गया कि ऑल नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। जैसे 1, 2, 3 हो गया, 3, 5, 9 हो गया, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 3 हो गए। ठीक है, और बात करते हैं 4, 6, 7, 8, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1, 2, 3, 4, 4 हो गए। आई होप आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट, उसको काउंट करना कितना आसान है। ठीक है, अब बात करते हैं लीडिंग जीरो। देखिए लीडिंग जीरो क्या होता है कि जो हमारा पॉइंट, जो हमारा नॉन जीरो डिजिट होता है उसके पहले का जीरो। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट होता है उसके पहले के जीरो को हम किस तरह से करते हैं, देखिए क्या लिखा है, जीरोज दैट कम बिफोर ऑल नॉन जीरो डिजिट आर नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, यही कह रहा है कि जीरो जो आता है पहले किसके, नॉन जीरो डिजिट के, नॉन जीरो डिजिट आपका 1, 2, 3 हो गया, इसके पहले जो जीरो आता है ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है।
ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जैसे 0.00123 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसमें 3 होंगे, 1 2 3। ठीक है, ये हमारा काउंट नहीं होगा, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब जैसे हम लिखे 0.01, ठीक है, अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, ये जीरो काउंट नहीं होगा। आई होप आपको लीडिंग जीरो समझ में आ गया होगा कि नॉन जीरो डिजिट के पहले जो जीरो होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं लीडिंग जीरो। नेक्स्ट करते हैं कैप्टिव जीरो। कैप्टिव जीरो क्या होता है, जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। ये चीज आपको बता चुके हैं कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो हो, जैसे 2024 2024, जी हाँ, ये भी इसमें देख रहे हैं आप, एक जीरो है, तो इसके सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 4 होंगे, 1 2 3 4। ठीक है, और बात करते हैं जैसे 208, ठीक है, 2008। अब यहाँ पे देखिए 2008, यहाँ टू नॉन डिजिट जीरो के बीच में क्या है, जीरो है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट फिर कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, तो आपको कैप्टिव जीरो भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहला आप देखिए कि नॉन नॉन डिजिट जीरो जो था आपका था, नॉन जीरो डिजिट था, ये आप समझ पाए। ठीक है, लीडिंग जीरो क्या था, जो आपका नॉन जीरो डिजिट है उसके पहले के जीरो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, ये आप समझ गए। ठीक है, फिर कैप्टिव जीरो क्या होता है कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो होता है उसको कैप्टिव जीरो कहते हैं। ठीक है, अब बात आता है ट्रेलिंग जीरो। ट्रेलिंग जीरो क्या कहते हैं कि जो आपके नॉन जीरो डिजिट होते हैं उसके बाद के जीरो, ठीक है, उसके बाद के जो जीरो होते हैं उसको बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। ठीक है, जैसे देखिए 100 लिखा है, उसके बाद जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, लीडिंग जीरो और ट्रेलिंग जीरो में डिफरेंस। ट्रेलिंग जीरो क्या होता है, नॉन डिजिट के बाद का जो जीरो होता है उसको ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं। और लीडिंग जीरो क्या होता है, जो आपके नॉन जीरो डिजिट के पहले के जीरो होते हैं उसको लीडिंग जीरो बोलते हैं। तो याद रखिएगा, इससे भी एमसीक्यू बन सकते हैं कि लीडिंग जीरो ट्रेलिंग जीरो क्या होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया, ट्रेलिंग जीरो मतलब कि नॉन जीरो डिजिट के बाद के जीरो। तो क्या कह रहा है, जीरो एट द एंड ऑफ ए नंबर आर सिग्निफिकेंट ओनली इफ द नंबर कंटेन ए डेसिमल पॉइंट। कहने का मतलब यही है कि आप देखिए यहाँ पे 100.0 है। ठीक है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 होंगे। ठीक है, यहाँ पे कैसे 1 2 3 4, क्यों, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे नहीं है, पॉइंट बाद में है। लेकिन अगर हम पूछे सिर्फ 100, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये जीरो काउंट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पहले पॉइंट नहीं लगा है, तो इसमें सिर्फ 1 होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, 100.0 में 4 होंगे क्योंकि क्या है, बाद में जीरो लगा हुआ है, बाद में पॉइंट के जीरो लगा हुआ है, इसलिए सारे को काउंट करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेलिंग जीरो और लीडिंग जीरो में ही कंफ्यूजन होगा आपको, बाकी कैप्टिव जीरो और आपका नॉन डिजिट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो फिर से समझ लीजिए एक बार जल्दी से, लीडिंग जीरो वो होता है जो आपके नॉन जीरो डिजिट के पहले होता है। ठीक है, ये आपका काउंट नहीं होता है। ठीक है, और जो आपका ट्रेलिंग जीरो होता है वो आपके नॉन जीरो डिजिट के बाद का होता है, वो काउंट होता है। ठीक है, लेकिन अगर पॉइंट लगा है तब, अगर नहीं लगा है तो आपकी जीरो काउंट नहीं होंगे। ठीक है, ये जीरो आपको नहीं लेना है। ठीक है, डेसिमल अगर है तभी आपको लेना है। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन को पुट अप करिएगा, हम उसका आंसर जरूर देंगे, या फिर वीडियो सेक्शन में उसको हम जरूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, ये आपका रिकॉर्डेड वीडियो है, ये लाइव नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स हैं अभी, हम लाइव जरूर लेंगे, लेकिन अभी आप रिकॉर्डेड वीडियो को देखिए, समझिए, एनालिसिस करिए और उस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके नीचे जरूर पूछिए। ठीक है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट। इसमें बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर का हाईएस्ट नंबर क्या है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 0.0450। अब हम बोले थे कि ये जीरो को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये जीरो को काउंट नहीं करेंगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हुए, 3। इसमें तो 3 हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2.003। अब यहाँ पॉइंट में क्या क्या जीरो आ रहा है बीच में, मतलब दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है। ठीक है, टू नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो आ रहा है तो चारों काउंट होगा, तो इसमें कितना होगा, 1 2 3 4 होंगे। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ देखिए 1500। अब देखिए जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, ये हमारा जीरो नहीं होगा, तो यहाँ पे कितने होंगे, 2 होंगे। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट लगा है, इसके बाद के जीरो को काउंट करेंगे, मतलब यहाँ भी क्या आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं, ये तीनों को काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, प्रैक्टिस जरूर करिएगा वरना भूल जाएंगे। तो देखिए सबसे हाईएस्ट नंबर क्या जा रहा है, बी वाला 2.003, इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इजी है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर इन द नंबर ऑफ 0.00350। ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है, कितने संख्या के सिग्निफिकेंट फिगर हैं।
ठीक है। अब देखिए 0.00350, अब हम आपको बता चुके हैं कि सबसे पहले जो लीड्स को बोलते हैं लीडिंग जीरो। अब देखिए लीडिंग मतलब पहले के जीरो जो आपके नॉन डेसिमल नॉन जीरो डिजिट हैं, तो इसके पहले आपके जीरो आ रहे हैं। ठीक है, तो इस जीरो को हम काउंट नहीं करते हैं, याद रखिएगा ये जीरो हमारा काउंट नहीं होगा। लेकिन अगर 35 के बाद जीरो है और डेसिमल लगा है तो इस जीरो को काउंट करेंगे। तो आप देख रहे हैं 1 2 3, ठीक है 1 2 3 ये आपके क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम किस तरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर। आपको बताना है निम्नलिखित में से किसका इसमें थ्री सिग्निफिकेंट फिगर है। आइए देखते हैं। अब आप इसको खुद सोचिएगा, आप इसको पहले हमसे बताने से पहले हम कमेंट देखेंगे, ये आंसर आपको मिल जाना चाहिए, हमको मिल जाना चाहिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप इसको जरूर कमेंट करिएगा। देखिए क्या कह रहा है, हमको बताना तीन सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, 0.052। अब आप देख रहे हैं कि ये जीरो को काउंट नहीं करे, मतलब इसको नहीं हम लेते हैं, तो इसको कितना होगा, यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, समझ में आपको आया होगा, क्यों, क्योंकि हम ये लीडिंग है और लीडिंग में जो पॉइंट लगा तो इस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है, 5.20। अब देखिए यहाँ पॉइंट लगा है लेकिन जीरो है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीनों को लेंगे। क्यों, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो है तो यहाँ पे क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अब देखिए पूछ रहा थ्री सिग्निफिकेंट किसका होगा, इसी का होगा। और देखते हैं 5200, ये जीरो लेंगे नहीं क्योंकि डेसिमल नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। यहाँ पे देखिए 0.0052, अब देखिए ये तीनों काउंट नहीं होगा तो यहाँ पे क्या होगा, 2 होगा। तो इसका थ्री सिग्निफिकेंट फिगर किसका होगा, बी वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सिलेक्टेड है, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। अगर आपको थ्योरी पता है, वो कॉन्सेप्ट पता है कि कैसे आप सिग्निफिकेंट फिगर को निकाल लेंगे, तो आपसे एक सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं छूटेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मूव करते हैं चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा इन द नंबर 6700 हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर आर दियर if it is written in scientific notation at 6.70 into 10 के पावर 3। ठीक है, एक चीज आपको बताना भूल गए, अगर कभी 10 के पावर 3 या 10 के पावर 2 या कुछ भी इस तरह के पावर में आ रहा है तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, अगर पावर में आ रहा है तो वो आपका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। लेकिन अगर मल्टीप्लाई के पहले वाला है उसको काउंट करते हैं, जितना वो होता है वही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है 6700, इसको साइंटिफिक तरीके से लिखा गया है 6.70 इंटू 10 के पावर 3। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से जो आपका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं। तो देखिए 10 के पावर ये 3 क्या है, ये हमारा तो होगा नहीं, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो ये 6.70 देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 6.70, यहाँ ना कोई जीरो है ना कुछ है, तो हम तीनों को काउंट करेंगे 1 2 3। पॉइंट के बाद जीरो दिया है, इसका मतलब कि ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर है। तो यहाँ पे कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ये आप जरूर देखिएगा। ठीक है, जैसे हम देखें क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे जीरो दिया हुआ है, डेसिमल के बाद जीरो दिया गया है, इसलिए यहाँ पे काउंट करेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे पॉइंट नहीं होता तो ये जीरो काउंट नहीं होता, याद रखिए। अगर सिर्फ यहाँ पे 67 होता तो यहाँ पे दो 2 सिग्निफिकेंट फिगर होते। ठीक है, इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा इफ ए मेजरमेंट इज रिकॉर्डेड एज 0.00340 किलोग्राम, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर डज इट हैव। ठीक है, कोई एक मतलब किलोग्राम में वेट किया गया है, मेजर किया गया है, कि जिसका मतलब है मेजर है 0.00340। ठीक है, अब बताना है इसको हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर, कितने इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब आप इसको इजीली बता सकते हैं, एक बार देख के बता सकते हैं कि यहाँ पे इसको जीरो को काउंट किया नहीं जाएगा, तो कितने बच रहे हैं, 340। ठीक है, ये 340 ही हमारा क्या होगा, 3 हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 3 होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूल फॉर डिटरमाइनिंग सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सिग्निफिकेंट के रूल को डिटरमाइन नहीं करता, निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए सिग्निफिकेंट की थ्योरी आपको पता होगी तभी बता पाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। अभी आप पढ़ेंगे कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, तो ये तो पहले सही है। आपको क्या कह रहा है कि नॉट ए रूल फॉर, मतलब जो नहीं है वो बताना है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, करेक्ट आंसर मतलब ये सही है, इस क्वेश्चन का ये गलत आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नॉट ए रूल पर पूछा है।
दूसरा कह रहा है जीरोज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। ये भी आप पढ़ेंगे कि नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो है तो ये भी आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसलिए ये भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, तीसरा कह रहा है लीडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट। लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट है, सोचिए जरा, लीडिंग जीरो क्या होता है, जो आपके जैसे 0.0024 मतलब नॉन जीरो जीरो के पहले का जो जीरो होता है उसको बोलते हैं लीडिंग जीरो। तो क्या ये सिग्निफिकेंट है? नहीं, ये हमारे इसको काउंट नहीं करते, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता। यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ट्रेलिंग जीरो इन ए डेसिमल नंबर आर सिग्निफिकेंट, मतलब ट्रेलिंग जीरो नॉन जीरो डिजिट के बाद का जो आपका डेसिमल है, यहाँ डेसिमल लगा है, यहाँ पे कोई जीरो है, तो ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, यही आपकी डी में लिखा है। तो लीडिंग जीरो आर सिग्निफिकेंट, लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। आपको यही बताना है कि कौन सा रूल नहीं है, तो आपका सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको इस तरह से आपको पढ़ना है कि कौन से रूल के मतलब इसमें नहीं है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को जज करना है, पहले अच्छे से पढ़ लेना है, समझ लेना है, फिर टिक करना है। जल्दीबाजी में क्वेश्चन को टिक करके नहीं जाना है। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। व्हाट इज द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग ए लिमिट टेस्ट फॉर इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, अब देखिए आपके जितने मतलब क्वेश्चन नंबर 6 थे, टोटल 1 से 6 क्वेश्चन आपके सिग्निफिकेंट फिगर में बेस्ड थे। बाकी जो क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो इसी तरह के आएंगे, या खाली डिजिट चेंज होंगे बस, लेकिन कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिएगा, कहीं भी बुक से देखिएगा, आपको इस तरह के एमसीक्यू हैं। अब आपको थ्योरी समझ में आ गया, कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, हम आपको जरूर रिप्लाई देंगे। ठीक है, अब आपके जो चैप्टर फर्स्ट है उसके कंबाइन एमसीक्यू जो बच रहे हैं वो आपको बताएंगे। अब आपको खुद से बताना है, खुद से आंसर देना है कि क्या सही होंगे। ठीक है, अब आपको बताना है जो क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं सारे क्वेश्चन, क्या कह रहा है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ परफॉर्मिंग ए लिमिट टेस्ट फॉर इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल। फार्मास्यूटिकल्स में इम्प्योरिटी के लिए लिमिट टेस्ट हम करते हैं, उसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, लिमिट टेस्ट हम क्यों करते हैं, आपको पता ही है हम क्यों करते हैं। इम्प्योरिटी को डिटरमाइन करने के लिए। इम्प्योरिटी हम क्यों डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि हमारा जो सैंपल हो वो सेफ हो, सुरक्षित हो, ठीक है, प्रभावशाली हो। तो क्या कह रहा है, इन्हांस द टेस्ट, उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं मतलब सब्जी नहीं बना रहे हैं, ठीक है, मिठाई नहीं बना रहे हैं, ये गलत आंसर है। तो इंश्योर सेफ्टी एंड एफिशिएंसी, जी हाँ, यही इसका करेक्ट आंसर है। हम सुनिश्चित करते हैं कि हमारा जो सैंपल वो सेफ्टी सुरक्षित हो, और एफिशिएंसी मतलब प्रभावशाली हो। ठीक है, तो चेंज द कलर, कलर को चेंज करने के लिए नहीं। तो इंक्रीज सेल्फ लाइफ, उसकी सेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, ये भी गलत आंसर है, जो बी वाला आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर आप सोच के बताइए। इन द लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए डिटेक्शन रिएजेंट। ठीक है, लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक में निम्नलिखित में से कौन सा रिएजेंट डिटेक्ट करता है, ठीक है, आर्सेनिक को। अब देखिए दो चीज आप पढ़े थे, आर्सेनिक में जो हम एपरेटस यूज करते हैं सबसे पहले, तो वो क्वेश्चन बहुत आता है, उसका नाम है गैडजेट एपरेटस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जब आप आर्सेनिक में करते हैं, आर्सेनिक गैस रिलीज होता है, जब आर्सेनिक गैस रिलीज होकर मर्क्यूरी क्लोराइड पेपर पे जाके लगता है, तो वहां पे कौन सा कलर फॉर्म होता है, याद है, वहां पे कलर फॉर्म होता है येलो ब्राउन स्टेन। ठीक है, येलो ब्राउन स्टेन फॉर्म होता है। ठीक है, येलो ब्राउन कलर के धब्बे फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो जो रिएजेंट उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं गैडजेट रिएजेंट। ठीक है, अगर अपरेटस होता तो बोलते हैं गैडजेट अपरेटस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन सा कलर फॉर्म हो रहा है, प्रिंसिपल आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इजी आंसर था, ये भी बहुत टफ नहीं था, बस आपको पढ़ना चाहिए, इसीलिए आप पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड जरूर देखिएगा, उसमें हम डिटेल्स में सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच इम्प्योरिटी इज टेस्टेड यूजिंग द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल। ठीक है, कह रहा है कि विच इम्प्योरिटी इज टेस्टेड यूजिंग द लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल में जो हम इम्प्योरिटी टेस्ट करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, विच इम्प्योरिटी इज टेस्टेड यूजिंग द लिमिट। हाँ, ये क्वेश्चन कह रहा है कि लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स में जो हम इम्प्योरिटी क्वेश्चंस, एक मिनट, हाँ, आपको बताना है कि लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स में हम किसकी इम्प्योरिटी को टेस्ट करते हैं, इनमें से कौन सी इम्प्योरिटी को टेस्ट करते हैं। तो देखिए आपको दो चीज इसमें पता होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आप किसी एक पे टिक भी कर सकते हैं, लेड, मरकरी, कैडमियम। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हैवी मेटल्स, सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि हैवी मेटल्स है क्या। आपको बताना है कि जब लिमिट, जैसे आर्सेनिक का टेस्ट कर रहे थे तो उसमें सैंपल आर्सेनिक ले रहे थे। ठीक है, क्लोराइड का टेस्ट कर रहे थे लिमिट, तो उसमें सैंपल क्या ले रहे थे, क्लोराइड ले रहे थे। सल्फेट में सल्फेट ले रहे थे। लेकिन हैवी मेटल्स, यहाँ पे किसी का नाम नहीं दिया हुआ पार्टिकुलर, यहाँ पे दिया हुआ हैवी मेटल्स में हम क्या टेस्ट करते हैं। तो हैवी मेटल्स तो आपका आर्सेनिक भी हो गया, लेड भी हो गया, मरकरी भी हो गया, कैडमियम भी हो गया, ठीक है, एल्युमिनियम भी हो गया, ये सारे हैवी मेटल्स है, सबका हम अलग अलग से टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इसमें किसी एक पे पार्टिकुलर टिक नहीं करेंगे, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा।
पर ध्यान रखिएगा कि हैवी मेटल्स यहाँ पे होने चाहिए, लेड, मरकरी, कैडमियम, ये सारे हैवी मेटल्स हैं, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। कह रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन, ठीक है। कह रहा है व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। जनरली इस क्वेश्चन में लिमिट टेस्ट फॉर आयरन की प्रिंसिपल पूछ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ही पूछ लिया। तो आपको अगर प्रिंसिपल याद होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बताइएगा क्या प्रिंसिपल था, ठीक है, ठीक है। चलिए हम ही बता दे रहे हैं। देखिए आयरन जो था किस रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया था, कौन सा रिएजेंट अभिकर्मक यूज हुआ था। तो आयरन जो था, जो सैंपल आयरन था, वो थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया था, एक कलर कॉम्प्लेक्स बनाया था। याद आ रहा है? जो आपका सैंपल था आयरन, वो किस रिएजेंट के साथ रिएक्ट किया था, थायोग्लाइकोलिक एसिड, उसके साथ क्या बनाया था, कलर कॉम्प्लेक्स बनाया था, ठीक है। तो देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन ये तो नहीं है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन ये भी नहीं है, ठीक है। कलरीमेट्रिक रिएक्शन, जी हाँ यही इसका करेक्ट आंसर है, कलर कॉम्प्लेक्स बनाया था। देखिए यहाँ पे लिखा है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कॉम्प्लेक्स तो हमारे मेटल भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर कलर कॉम्प्लेक्स लिखा होता तो ये भी आंसर सही होता, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स लिखा है, ठीक है। तो आप वहां पढ़ेंगे कि कॉम्प्लेक्स बनाता है, कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा यहाँ कलर कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा है या कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स तो मेटल भी बना लेता है, ठीक है, चिलेटिंग एजेंट के साथ इथाइलिन डाइमिन टेट्राएसिटिक एसिड, ये सब क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सिर्फ कलर कॉम्प्लेक्स नहीं, सिर्फ कॉम्प्लेक्स लिखा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा कलरीमेट्रिक रिएक्शन, ठीक है। उस रिएक्शन को बोलते हैं कलरीमेट्रिक रिएक्शन, ठीक है। तो आपको याद होगा, इसको फिर से देख लीजिएगा कि जो हमारा सैंपल था आयरन, वो थायोग्लाइकोलिक एसिड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता था, एक कॉम्प्लेक्स बनाता था, कलर कॉम्प्लेक्स बनाता था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्या कह रहा है, इन द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट व्हाट इंडिकेट्स ए पॉजिटिव रिजल्ट। यहाँ पे जनरली आपको भी वही प्रिंसिपल से क्वेश्चन है कि लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट में क्या इंडिकेट हो रहा है, ठीक है, रिजल्ट में क्या आ रहा है, ठीक है। अब आप इसको सोचिए, बताइएगा कमेंट में, ठीक है। चलिए इतना टाइप काफी था, अगर पढ़े होंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन था। क्या कह रहा है, देखिए लिमिटेड फॉर सल्फेट में क्या था, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था, ठीक है, याद है। लिमिटेड फॉर सल्फेट में व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा था, यही इसका कलर आंसर है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब प्रिंसिपल क्या था ये आप कमेंट में बताइएगा, इसको हम नहीं बताएंगे, ठीक है, हम इंतजार करेंगे कौन कौन बता रहा है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या कह रहा है, विच रिएजेंट इज यूज्ड इन द लिमिटेड फॉर क्लोराइड। कौन सा रिएजेंट लिमिटेड फॉर क्लोराइड में यूज होता है। सारी चीजें हम बता चुके हैं, एक भी सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो नहीं बताया। देखिए जो क्लोराइड था, अगर आपको पता है कि किस रिएजेंट के साथ क्या रिएजेंट यूज हुआ था वहां पे, जो क्लोराइड सैंपल था वो हम किस रिएजेंट को यूज किए थे, सोचिए। देखिए जो क्लोराइड सैंपल था वहां पे हम यूज किए थे सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, AgNO3। यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा रिएजेंट यूज किए थे, सिल्वर नाइट्रेट यूज किए थे, और क्या बनाया था, सिल्वर क्लोराइड बनाया था, जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट था, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे रिएजेंट याद करना। तो सिल्वर नाइट्रेट इसका करेक्ट आंसर है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सोर्स ऑफ इम्प्योरिटी इन फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। मतलब कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा कॉमन सोर्स, ठीक है, कॉमन सोर्स है इम्प्योरिटी का फार्मास्यूटिकल में, ठीक है। इम्प्योरिटी के सोर्स क्या है, किस किस तरह से इम्प्योरिटी हो सकता है, कहाँ कहाँ पे इम्प्योरिटी हो सकता है। देखिए जब आप ड्रग बनाते हैं, रॉ मटेरियल्स, ठीक है, कुछ भी लेके आते हैं आप, रॉ मटेरियल्स जो बनाते हैं वहां भी आपके इम्प्योरिटी हो सकते हैं, तो ये भी आपका सही है, रॉ मटेरियल्स में इम्प्योरिटी आते हैं, ये भी सोर्स है, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल, आप जब पैकेजिंग करते हैं कोई चीज बना के, वहां भी आपके इम्प्योरिटी आ सकते हैं। मान लीजिए कोई टैबलेट बनाए, टैबलेट को जब पैकेजिंग करते हैं, हाथ से टच कर रहे हैं, वहां डस्ट पार्टिकल या कोई रिएक्शन कुछ भी हो रहा है, तो वहां भी क्या होते हैं, हमको सावधानी बरतनी चाहिए, वहां भी क्या हो सकते हैं, इम्प्योरिटी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये भी सही है। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब इसको बनाया जा रहा है तो बहुत सारे डस्ट उड़ते रहते हैं और सारी चीजें, ठीक है, कितने भी सेफ्टी रखें लेकिन कुछ माइक्रो में आपके पार्टिकल्स वहां पे इंटर कर जाते हैं इम्प्योरिटी में, ठीक है, इम्प्योरिटी जिसको बोलते हैं वो सब इंटर कर जाते हैं, तो गंदगी कहीं ना कहीं आ ही जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑल ऑफ द एबव होगा, ठीक है। कॉमन सोर्स पूछ रहा है इम्प्योरिटी का, तो सारे कॉमन सोर्स है, ठीक है। इसलिए सारी चीजों को जब बनाते हैं तो बहुत ध्यान से बनाते हैं, सब ग्लव्स हाथ में लगा के, ठीक है, वहां पे किसी तरह का कोई इम्प्योरिटी ना हो, सारी चीजें एयर प्योरीफाइड लगा होता है, टेस्टिंग करते हैं, तब हम इस चीजों को बनाते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, इसको भी हम स्टार बना दे रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी पढ़ के जाइएगा। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाउ कैन सिस्टमेटिक एरर बी मिनिमाइज। अब यहाँ एरर से क्वेश्चन है, देखिए सिस्टमेटिक एरर, आपको पता था एरर तीन टाइप्स के थे, क्या, रैंडम एरर, ग्रास एरर, सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर क्या थे, ये भी तीन टाइप्स के थे, क्या क्या थे सोचिएगा।
सिस्टमेटिक एरर जो थे वो 3 टाइप के थे। क्या? इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर और एनवायरमेंटल एरर। ठीक है? अब आपको पता था इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर और ऑब्जर्वेशनल एरर। अब कह रहा है सिस्टमेटिक एरर भी नहीं माइड, मतलब सिस्टमेटिक एरर को कम कैसे करें? जो आपके सिस्टमेटिक एरर है, या एनवायरमेंटल हो गया, इंस्ट्रूमेंटल हो गया, या फिर ऑब्जर्वेशनल हो गया, आपको पता होगा कि इसी तीनों से क्वेश्चन आंसर में होंगे। अब इसको कैसे हम कम करें? देखिए क्या कह रहा है, रिपीटिंग एक्सपेरिमेंट को, मतलब एक्सपेरिमेंट को हम बार बार करते रहें तो उससे कम हो जाएगा। सेकंड क्या कह रहा है, कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली, मतलब इंस्ट्रूमेंट को हम क्या करें, कैलिब्रेट करके अच्छे से साफ सफाई करके यूज करें। ठीक है, कैलिब्रेट इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली, प्रॉपरली इंस्ट्रूमेंट को देखें, उसमें कोई तरह की कोई डिफेक्ट ना हो, सारी चीजें के मतलब वो सही हो, तब हम उसको यूज करें। तो क्या उसको कम किया जा सकता है? जी हाँ, यही करेक्ट आंसर है। अगर हम जो इंस्ट्रूमेंटल एरर है वहां पे इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली देख लें, उसमें किसी तरह का कोई डिटेक्ट ना हो, कोई उसमें फॉल्ट ना हो, सबकी उसमें नंबरिंग वगैरह सही दिया हो, तब हम सिस्टमेटिक एरर को कंट्रोल कर सकते हैं। यही इसका करेक्ट आंसर होगा। इंक्रीजिंग सैंपल साइज, सैंपल को बढ़ा देंगे तो क्या मतलब सही हो जाएगा? सिस्टमेटिक एरर नहीं होगा? नहीं, तब भी होगा। रैंडम रेंडमाइजिंग सैंपल सिलेक्शन, सैंपल सिलेक्शन को हम कुछ भी ले लें तब क्या सही होगा? ये भी हमारा गलत होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कैलिब्रेटिंग, कैलिब्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट प्रॉपरली। ठीक है, हमने इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपरली देखना है, उसमें किसी तरह का फॉल्ट ना हो, कोई उसमें किसी तरह के कोई इम्प्योरिटी ना हो, डस्ट पार्टिकल्स अंदर ना हो, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं सिस्टमेटिक एरर को। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जरूर पढ़ के जाइएगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सिस्टमेटिक एरर इन मेजरमेंट? ठीक है, सिस्टमेटिक एरर से बहुत से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं, इसलिए हम सिस्टमेटिक एरर को बार बार आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहा है कि प्राइमरी काज, सिस्टमेटिक एरर को जब हम मेजर करते हैं तो प्राइमरी पहला कारण क्या था? ठीक है, प्राथमिक कारण क्या है? देखिए, सबसे पहले तो आप किसी चीज को जब आप लैब में परफॉर्म करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, जब लैब में परफॉर्म करते हैं सबसे पहले क्या लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट लेते हैं। ठीक है, आप कोई भी ग्लासवेयर लिए, मान लीजिए बीकर लिए हैं, और बीकर अगर आपका सही नहीं निकला तो आप कुछ भी परफॉर्म करने से सब गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इंस्ट्रूमेंट पे फोकस करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी जो काज होगा वो होगा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इन्वायरमेंटल चेंजेस को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, मान लीजिए बाहर बहुत तेज धूप निकला है, अंदर हम एसी के टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो हमारा टेम्परेचर क्या होगा, मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, जितना चाहिए। लेकिन अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट ही डिफेक्ट है तो हम कितना भी टेम्परेचर को मेंटेन कर लें, हमारा रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आने वाला, एरर ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा प्राइमरी कॉज क्या है सिस्टमेटिक एरर का, वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है, इसको भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रैंडम एरर? ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जांपल है रैंडम एरर। अब रैंडम एरर क्या होता है, सोचिए, हम बता रहे हैं। देखिए, रैंडम एरर होता है सडन चेंज इन द एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर में कोई चीज सडनली हो जाए, मान लीजिए आप लैब में परफॉर्म कर रहे हैं, अचानक से बाहर क्या हो रही है, बारिश होने लगी, तो बारिश होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, घटेगा तो मौसम ठंडा होगा। अब अंदर का टेम्परेचर जो मेंटेन था, अगर वो ठंडा होने लगे तो कहीं ना कहीं सैंपल के साथ रिएक्शन करने लगा, एटमॉस्फेरिक रिएक्शन होने लगेगा, हमारा सैंपल में क्या हो सकता है, एरर आ सकता है, क्योंकि बहुत तेजी से रिएक्शन करता है सारे केमिकल्स के साथ। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा, सडन चेंज इन द एटमॉस्फेयर में अगर होता है, वो किसमें होता है, रैंडम एरर में, रैंडमली हो जाता है, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, वो अनप्रिडिक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, कंसिस्टेंटली इनकरेक्ट कैलिब्रेशन ऑफ, लगातार हम इनकरेक्ट कैलिब्रेशन को यूज करते हैं इसमें, नहीं, गलत है। वेरिएशंस इन मेजरमेंट ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर, जी हाँ, यही करेक्ट आंसर है। क्या कह रहा है, इन मेजरमेंट जब मेजरमेंट करते हैं अलग अलग, ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर, मतलब जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है, उस फैक्टर को हम क्या करते हैं, वेरिएट करते हैं, मतलब मेजर करते हैं। ठीक है, उन वेरिएशन को हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जो जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अचानक से हो जाता है, सडनली हो जाता है इन्वायरमेंट में, उस चीज को हम मेजर फैक्टर्स को करते हैं। तो वही आपको बता, रैंडम एरर होता क्या है, इनमें से कौन सा एग्जांपल है रैंडम एरर का, तो यही है, वेरिएशन इन मेजरमेंट ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या होता है रैंडम एरर, बस एक लाइन याद रखिएगा, सडन चेंज इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में अचानक से कोई भी चेंजेस हो जाए, वही आपका रैंडम एरर कहलाता है। तो उससे क्या क्या इफेक्ट आते हैं, टेम्परेचर पर सबसे पहला इफेक्ट आएगा। ठीक है, टेम्परेचर या तो घटेगा, धूप बहुत तेज हो जाएगा बारिश के बाद, या तो बढ़ेगा, आधी तूफान आ जाएगा, तब हमको सारे दरवाजे बंद करने पड़ेंगे, खिड़की वहां पे जो भी है, ठीक है, विंडो वगैरह। तो वो जो प्रिडिक्ट हम किसी चीज को नहीं कर पाते, वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो यही इसका करेक्ट आंसर है, वेरिएशन इन मेजरमेंट ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फैक्टर्स। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक मिनट। हाँ, क्या कह रहा है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज मोस्ट इन्वॉल्व इन द डिजाइन एंड सिंथेसिस ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपाउंड? ठीक है, केमिस्ट्री की इनमें से कौन सी शाखा है जो फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स में डिजाइन और सिंथेसिस के बारे में
डिजाइन और सिंथेसिस इन्वॉल्व होता है। सोचिए, केमिस्ट्री की ऐसी कौन सी शाखा है, इनमें से केमिस्ट्री की ऐसी कौन सी शाखा है जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपाउंड के डिजाइन और सिंथेसिस के बारे में बताया गया है, वह डिजाइन एंड सिंथेसिस इन्वॉल्व होता है। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है ये है। इसमें क्या है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम डिजाइन सिंथेसिस नहीं पढ़ते हैं, वहां पे हम मोलरिटी, नॉर्मलिटी, कैलकुलेशन से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत रॉन्ग आंसर है। फिजिकल केमिस्ट्री में हम जनरली मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं। कैलकुलेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं वो हम पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली जो पीरियोडिक टेबल है, जैसे आप पढ़ रहे थे मेटल पढ़ रहे थे, ठीक है, कुछ गैसेस पढ़ रहे हैं, रिएक्शन पढ़ रहे हैं, वो आप पढ़ रहे हैं किसमें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसकी डिजाइन देखेंगे, उसके सिंथेसिस देखेंगे, वो कहाँ पे देखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए आपको यही बताना था कि केमिस्ट्री के ऐसे कौन से ब्रांच है जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपाउंड में डिजाइन और सिंथेसिस के बारे में बताया गया है, तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जनरली पढ़ते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन ड्रग डेवलपमेंट इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, अगर मान लो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में आपको कोई ड्रग बनाना हो तो उसका पहला स्टेप क्या होगा। कुछ आंसर देखते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स, ड्रग सिंथेसिस, ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग मार्केटिंग। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अगर आपको मान लिया हम दे रहे हैं कि आप ड्रग बनाइए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में पहले जरूर बताइएगा, हम इसको जरूर देखेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी ड्रग को खोजेंगे, खोजने के बाद उसको सिंथेसिस करेंगे या उसको आप एनालिसिस करेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ड्रग डिस्कवरी। ठीक है, ड्रग डिस्कवरी करने के बाद अब उस चीजों को क्लिनिकल ट्रायल्स भी करेंगे, ड्रग सिंथेसिस भी करेंगे, और बनने के बाद फिर मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, तो ड्रग ड्रग डिस्कवरी, ड्रग को खोजेंगे सबसे पहले कि किस चीज का ड्रग बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं। ड्रग डिस्कवरी सबसे पहला स्टेप होता है ड्रग डेवलपमेंट का, जब भी हम दवा बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी था। ठीक है, 9 की बात करते हैं। इनडिटर्मिनेट एरर इज आल्सो नोन एज, इनडिटर्मिनेट एरर को क्या कहते हैं। ठीक है, इनडिटर्मिनेट एरर होता है रैंडम एरर। ठीक है, रैंडम एरर को हम क्या बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट एरर बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक मिनट। हाँ, डिटर्मिनेट एरर क्या होता है, डिटर्मिनेट एरर को हम बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी टर्म जो होते हैं एग्जाम में आपके आ जाते हैं, इसलिए दोनों टर्म को रखना बहुत जरूरी था, आपको जानना बहुत जरूरी था कि इनडिटर्मिनेट एरर को क्या कहते हैं और डिटर्मिनेट एरर को क्या कहते हैं। इनडिटर्मिनेट एरर को हम बोलते हैं रैंडम एरर, और डिटर्मिनेट एरर को बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो फाइनली आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट के जितने भी सिलेक्टेड एमसीक्यू थे, कंबाइंड एमसीक्यू सारे कवर हो चुके हैं। आप जरूर देखिएगा, एनालाइज करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा, और आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझ में नहीं आया कि आया, ये भी आप जरूर बताइएगा। अब मूव करते हैं हम चैप्टर नंबर सेकंड पे। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो चैप्टर नंबर सेकंड पे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, आप इसको जरूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।